नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मैं लेके आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट नए टॉपिक्स के बारे में, और यह एक हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। दोस्तों, जैसा कि आपको सामान्यतः दिख रहा होगा कि यहाँ पर लिखा गया है एनसीईआरटी बुक्स। तो दोस्तों, हमने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें सभी एनसीईआरटी बुक्स यानी कि एक एक टॉपिक वाइज उसको हम समराइज़ करते चलेंगे, और कैसे वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और उससे क्या फैक्ट निकल के आते हैं, उसको हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, क्या रहने वाली है हमारे लिए एनसीईआरटी पढ़ने की रणनीति, और कैसे हम इसको एक एक टॉपिक को समझेंगे, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है विनय और मैं आपका स्वागत करता हूँ रखू इनोवेटिव हब पर। दोस्तों, क्या होने चाहिए महत्वपूर्ण बिंदु। कहने का मतलब यह है कि एनसीईआरटी पढ़ने को तो पढ़ी जा सकती है नॉर्मली, लेकिन उसका जो एक एक मीनिंग होता है उसे डिकोड करना पड़ता है, कहाँ से रिलेट की गई है और क्या सेगमेंट जो है किस चैप्टर से बिलोंग कर रहा है और उसका क्या तथ्य हो सकता है, और उसके निष्कर्षों के बारे में भी अध्ययन करना एक बहुत ही कठिन कार्य है और एक जटिल होने के साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट भी है। तो दोस्तों, हम बात करें एनसीईआरटी के महत्व के बारे में। तो दोस्तों, एनसीईआरटी की जो हमारी पुस्तक होती है उसका महत्व यह है कि जैसे मान लो 6 क्लास की एनसीईआरटी है और 7th क्लास की एनसीईआरटी है। अब इसमें 6 क्लास और 7th क्लास की एनसीईआरटी में होता यह है कि उसमें जब बच्चा कक्षा 6 में पहुंचता है तो उसमें यानी कि एनसीईआरटी में इस तरीके से डिफ़ाइन किया जा सकता है कि उसके दिमाग, जो बच्चा पढ़ रहा है या जो भी पढ़ रहा है, उसके दिमाग में एक वैसी ही काल्पनिक कहानी प्रदर्शित हो, और जिससे कि वो उस चीज़ों को समझ सके, इमेजिन कर सके कि कैसे वो चीज़ें अतीत में हुई होंगी, या फिर कैसे हम उसको अपने आज के परिदृश्य से जोड़ते हैं। तो एनसीईआरटी का महत्व बस इतना ही है कि यह एक जीरो लेवल से स्टार्ट होकर एडवांस लेवल तक आपको ज्ञान को प्रदान करती है। और अब इसके बात करें हम एनसीईआरटी ही क्यों, जो मुख्य वजह है कि हमारा एनसीईआरटी ही क्यों। तो एनसीईआरटी ही क्यों का मतलब यह है कि किसी भी स्टैंडर्ड बुक को, मान लो हम इस समय पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं एम लक्ष्मीकांत की, लेकिन जो पूर्ण रूप से अभी तो हमने नॉर्मली समझ लिया कि क्या कारण थे या किस तरह से हुआ, लेकिन यदि इसे हम विस्तृत रूप से समझेंगे तो हमें एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी होगी। दोस्तों, मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ, जितने भी नॉर्मली वनडे एग्ज़ाम है उनमें सिर्फ फैक्ट की बात की जाती है, अधिकतर जो है सिर्फ फैक्ट की बात करते हैं। लेकिन जो एनसीईआरटी है यह पूरे बेसिक्स को कवर करती है और हमारे पूरे फंडामेंटल्स को कवर करती है। और फंडामेंटल के साथ साथ इसको हम एडवांस लेवल तक जा सकते हैं, और सभी फैक्ट इसी में सम्मिलित होते हैं। कहने को तो सभी फैक्ट लूसेंट में भी हैं, पर उसको समझना और इसको समझने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो इसलिए एनसीईआरटी बहुत ही आवश्यक होती है। अब होता यह है कि एनसीईआरटी 6 to 12 पढ़ना बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, तो इसे हम अगर कहानी से रिलेट करके धीरे धीरे समझेंगे तो यह हमें समझने में आसानी होगी, और इससे हम सभी फैक्ट को रिलेट करते चले जाएंगे। अब क्या होगी हमारी एनसीईआरटी पढ़ने की स्ट्रैटेजी। तो दोस्तों, इस सेगमेंट में आज हम बात करेंगे मॉडर्न इंडिया की, यानी कि मॉडर्न इंडिया, हालांकि अभी यूपीएससी सीएपीएफ का जो नोटिफिकेशन या ऑनलाइन फॉर्म डेट जो है वो चल रही है, तो उसके परिप्रेक्ष्य से और अदर यूपीएससी एग्ज़ाम्स में भी इससे फैक्ट रिलेट किए जाते हैं, क्योंकि जितने भी रिटन पेपर होते हैं, या रिटन पेपर हो या फिर जितने भी मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेपर होते हैं, उनमें भी इससे रिलेटेड फैक्ट पूछे जाते हैं। क्योंकि सीधे तौर पे पूछ लिया गया कि वास्को डी गामा भारत कब आया, तो सभी बता सकते हैं 1498 में पुर्तगाली नाविक जो वास्को डी गामा भारत आया। परंतु क्या स्थितियां रही होंगी, क्यों ज़रूरत पड़ी उनको यहाँ भारत आने की, और क्या वजह थी कि भारत पुर्तगाली आया, उसके बाद अंग्रेजी, फ्रांसीसी, डेनिश, फ्रेंच सभी लोग जो है भारत की ओर व्यापार करना शुरू किए। क्या थे कंपनी के शासन और क्या थी कंपनी के शासन की नीतियाँ, कैसे पुर्तगाली भारत से गए, अंग्रेज गए और उनकी शासन पद्धति बीच में चली। तो इन सब चीज़ों को एनसीईआरटी में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। तो एनसीईआरटी पढ़ने की स्ट्रैटेजी हमारी ये रहेगी, जैसे कक्षा 8 की एनसीईआरटी में मॉडर्न इंडिया से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एंसेंट इंडिया और मेडाइवल बहुत ही कम इसके प्रश्न आते हैं, परंतु मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो मॉडर्न इंडिया की एक खासियत यह है
कि यह हालिया फ़िलहाल में एक इसका जो एनालिसिस निकाला गया है कि मॉडर्न इंडिया कहीं न कहीं हमारे आज से रिलेट करती है, इसलिए मॉडर्न इंडिया को बहुत ही कनेक्टिवली जोड़ा गया है। तो मॉडर्न इंडिया पढ़ने की स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि हम इसमें पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री के बारे में। और उसके बाद जब 8th के बाद हम 9th में चलेंगे तो वहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री हमारी पढ़ाई जाएगी। और वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने के बाद जब हम 10th 11th 12th में इसी को विस्तारित रूप से पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ज़रूरी है 10th लेवल तक NCERT पढ़ने की, क्योंकि 10th लेवल तक हमारी बेसिक और बेसिक फैक्ट्स जितने होते हैं वो सभी डिस्कस किए जाते हैं। तो दोस्तों ये रहेगी हमारी NCERT पढ़ने की स्ट्रेटजी कि पहले हम एक सब्जेक्ट हो, जैसे मान लो मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न इंडिया आपको इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में मिल जाएगा, यहाँ पे कक्षा 8 में मिलेगी, 9th में मिलेगी, 12th में मिलेगी। तो हम इस तरह से डिस्कशन करेंगे कि एक सब्जेक्ट एक ही चैप्टर से रिलेट होता चला जाए। उसके बाद हम स्टैंडर्ड बुक की ओर जो है ध्यान देंगे। तो ये रहेगी हमारी स्ट्रैटेजी। अब हम बात करें कि हम NCERT में अभी जो हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें हम क्या पढ़ेंगे। तो आइए बात करें। तो इसमें दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ये हमारी थोड़ी विषय सूची है। तो इसमें हम बात करें, जैसे पहला चैप्टर है कब कैसे और कहाँ। कब कैसे और कहाँ। तो इस चैप्टर में मुख्य बातें यह बताई गई है कि पहले तो एंशिएंट हिस्ट्री में भी यही चैप्टर है, आरंभ से शुरुआत, मतलब शुरुआत से अंत तक। और अब बात करें इसमें कब कैसे कहाँ, तो यहाँ पर सामान्यतः उस समय को दिखाया जा रहा है कि कहाँ से मॉडर्न इंडिया की शुरुआत हुई और हम कहाँ से लिखना पढ़ना प्रारंभ किए और कैसे हमने उन चीज़ों को एक क्रमागत अध्ययन के हिसाब से पुस्तकों में सृजित किया। तो ये क्या कारण थे, क्या लॉजिक था इसके पीछे में। अब उसके बाद यहाँ पर आ जाती है बात कंपनी के शासन की, यानी कि अब अंग्रेज लोग भारत आए और उन्होंने पहले तो व्यापार करना स्टार्ट किया था। और 1750 से 1600 में आए थे, 1750 तक उन्होंने जो है पहले व्यापार किया। उसके बाद उन्होंने अपने शासन की नीतियों को भारत में स्थापित करना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बाद बात आई ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाने से मतलब यह था कि पहले जो कंपनी थी वह जो है सिर्फ रियासतों के गवर्नर्स को, मुख्यमंत्रियों यानी प्रधानमंत्री, उस समय के जो मंत्री होते थे उनको प्रभावित कर रही थी, लेकिन बाद में वो ग्रामीण स्तर तक अपने शासन को पहुंचा ले गई। उसके बाद कुछ बात की गई यहाँ आदिवासी द्वीपों और एक स्वर्ण युग की कल्पना। यहाँ पर यह एक जनजाति का चैप्टर है। उसके बाद हम बात करें जब जनता बगावत करती है, कहने का मतलब यह है कि जब अंग्रेजी शासन की नीतियों से सभी लोग आहत हो गए तो उस समय महान क्रांतिकारियों का उद्भव हुआ। तो उन महान क्रांतिकारियों में मंगल पांडे भी शामिल थे, जिसके कारण ही 1857 की क्रांति महत्वपूर्ण बनी, यानी कि वही एक मुख्य कारण थे 1857 की क्रांति के। और इसमें हम बात करेंगे क्या थे 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण घटक और क्यों भारत की हार हुई और अंग्रेजी शासन को इससे क्या प्रभाव पड़ा। उसके बाद हम बात करेंगे बुनकर लोहा बनाने वाले फैक्ट्री मालिक। ये बुनकर कहने का मतलब ये है कि बुनकर लोहा बनाने वाले फैक्ट्री मालिक, यानी उस समय कैसे बुनकर थे और यहाँ भारत में अंग्रेज़ों ने व्यापारी कंपनियाँ खोली और भारत के लोगों को प्रभावित करना शुरू कर दिया। उसके बाद आता है देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। दोस्तों यह उस समय की बात थी कि जब हमारी जो देसी जनता थी, अब कहने का मतलब यह है कि देसी जनता को सभ्य बनाना। दोस्तों हमारी सभ्यता पहले से ही पूर्ण रूप से सभ्य थी और उसमें सभी तरह के जो अच्छे नियम थे वो लागू थे, परंतु वेस्टर्न शिक्षा यानी पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के कारण हम लोगों को यह शब्द जो देसी नाम दे दिया गया, यह बहुत गलत नाम था, क्योंकि वो अपनी शिक्षा को बेहतर मानते थे और ईसाई धर्म की जो है अपनी प्रचार प्रसार किया करते थे और उन्होंने अपनी शिक्षा को भारत में लागू कर दिया और वर्तमान में यह शिक्षा पद्धति चली आ रही है। तो यह जो सभ्य बनाना, और इससे मतलब यह है कि एक प्रकार से हमारे देश या हमारे लोगों की अवहेलना की जा रही है। उसके बाद हम करेंगे महिलाएं और जाति एवं सुधार के बारे में कि क्या महिलाओं की स्थिति थी, क्या उस समय जातिगत आंदोलन थे या जाति प्रथा थी और उसमें क्या सुधार किए गए। उसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। तो इसमें एक ओवरव्यू रखा गया है 1857 से लेके 1947 तक भारत की आज़ादी के बारे में। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर अंत चैप्टर है स्वतंत्रता के बाद। तो दोस्तों इसमें पूर्णतः यह दिखाया गया है कि किसी भी एक भारत की जो इंडियन हिस्ट्री है
जो मॉडर्न हिस्ट्री है कि कैसे वहाँ मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हुई और कैसे हमारे जो ये फ्रीडम टाइम तक चली। तो इसके बीच में जितने भी कार्य हुए उनके बारे में यहाँ पे वो एक बेसिकली यहाँ पर सब बताया गया है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है और महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। तो इसके बाद होता ये है कि अब हम थोड़ी सी बात करें कि मान लो कि एनसीईआरटी बुक्स एनसीईआरटी बुक्स एनसीईआरटी बुक्स के बाद हम पढ़ते हैं किसी भी स्टैंडर्ड बुक को। अब स्टैंडर्ड बुक से होता यह है कि स्टैंडर्ड बुक में मात्र 1 या 2 फैक्ट ही किसी भी एक सब सेगमेंट के बारे में बताए होते हैं और यहाँ पर होता यह है कि पूरा 1 या 2 पेज में एक ही चैप्टर को विस्तृत रूप से बताया जाता है। तो अब यहाँ पर हमें कहानी पता होती है, उसके बाद हम कोई ऐसे स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें कहानी समझ में आती है। वरना ऐसा होता है कि बस हम सिर्फ एक फैक्ट को एक रटने के तरीके में सिर्फ पढ़ते रहते हैं और वो हमारे लिए कोई मतलब का नहीं होता है। तो दोस्तों यह था हमारा ओवरव्यू और हम जानेंगे इसमें कि कैसे मॉडर्न हिस्ट्री में जो है कैसे मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हुई और कैसे इन लोगों का जो है भारत में वर्चस्व स्थापित हुआ, कैसे स्वतंत्रता स्वाधीनता संग्राम हुआ और कैसे हम लोगों ने आज़ादी के लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ी और किस तरह से क्या नीतियाँ थी और कैसे हम इस चीज़ को टैकल करेंगे। तो यह हमारे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला सेगमेंट है और इसमें हम समराइज़ करेंगे पूरी पुस्तक को। तो दोस्तों अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा, क्या आप इसी तरह का सेगमेंट चाहते हैं? अगर आपकी राय हाँ होगी तो हम ज़रूर लेके आएंगे बेहतरीन तरीके से, वरना हमारी पॉलिटिक्स चल रही है और आप जैसा कहें हम वैसा ही करेंगे। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हमें दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।